जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का ज्ञान सागर के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, एक पहल की जा रही है कि एक ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी हमारा सिलेबस है उसको हम पूरा कवर करेंगे। और ऐसा मत समझिएगा ये सिर्फ वनडे को कवर कर रहा है, ये आपके जो सिविल सर्विसेज हैं उसको भी कवर करेगा और ये काफी कॉन्सेप्चुअल हम बात करेंगे, राइट। तो आइए स्टार्टिंग हम देखते हैं जो सोलर सिस्टम है। ऑब्वियसली सोलर सिस्टम थोड़ा इसमें आपको याद ज्यादा करना है ना। कॉन्सेप्चुअली इतना हम इसको नहीं डाल सकते क्योंकि ये काफी अपने में ही काफी वास्ट टॉपिक है, काफी इसमें वास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी ब्रह्मांड को समझना मुझे लगता है अभी इंसान की इतना इंसान सक्षम नहीं है कि ब्रह्मांड को समझे। पर यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, आइए हम उन पर चर्चा करेंगे, राइट। तो देखिए, अवर सोलर सिस्टम जो है वो एक पार्ट है किसका, मिल्की वे गैलेक्सी का। ऑब्वियसली सोलर सिस्टम जो है हमारा, जिसमें एक सूर्य होता है, बीच में सन होता है, उसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं, राइट, उनका अपना ऑर्बिट होता है, कॉमेट होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं। डोंट वरी, हम ये सब जानने वाले हैं। तो वो जो पूरा हमारा सोलर सिस्टम है अपने में ही बहुत बड़ा है, तो वो भी किसी का पार्ट है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी का। और देखिए, प्राचीन इतिहास में जो भारत का प्राचीन इतिहास है, एंशिएंट इंडिया में हम देखें कि ये माना जाता था। अब माना जाता है क्यों? क्योंकि प्राचीन में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो माना ही जाता था। इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, इसको माना जाता था रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, इसीलिए इसका नाम पड़ा आकाश गंगा। तो अब इमेजिन कर सकते हैं सोलर सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम है, उसका एक छोटा सा प्लैनेट है हमारा अर्थ, और अर्थ भी मान ली कितना बड़ा है। इमेजिन करिए, हम में से काफी लोग पूरी अर्थ को घूम ही नहीं पाते हैं, वर्ल्ड टूर मार ही नहीं पाते हैं, राइट। हमारी दुनिया हमारी जगह पे ही निर्भर होती है। अब इमेजिन करिए, सोलर सिस्टम भी एक छोटा सा पार्ट है किसका, मिल्की वे गैलेक्सी का। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ब्रह्मांड है, राइट। इसलिए मैंने बोला था इसको समझना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो आकाश गंगा आप समझ गए होंगे, एंशिएंट टाइम में इसको आकाश गंगा कहा जाता था क्योंकि ये माना जाता था रिवर ऑफ लाइट है ये। आगे देखिए, अब हमारा जो है वो मेन कंसर्न है सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम को हम समझते हैं तो ये किस किस का सोलर सिस्टम किसको मिलके बना है। तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सन, जो एक सेंटर पे है, और इसके चारों तरफ 8 प्लैनेट, जिसको हम पहले 9 कहा करते थे, 9। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैसे लास्ट का जो प्लैनेट है हमारा प्लूटो आज एक प्लैनेट नहीं रह गया है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है। क्या हो गया? ड्वार्फ प्लैनेट। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कौन से ईयर, कौन से साल में कहा गया, ठीक है। तो इसीलिए अब प्लूटो तो हमारा प्लैनेट रहा नहीं, तो वो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। तो हमारे अब 8 प्लैनेट हैं और सेंटर में क्या है, सन। और प्लैनेट्स के अलावा भी हमारे पास क्या है, मून्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, जो मैंने अभी कहा था आपसे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। और ये आपस में सूरज के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण के कारण, राइट। और ये जो हम सन के चारों तरफ जितने भी ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे। तो चाहे वो प्लैनेट हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, आपका मून है, मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो ये सब आपके सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। तो अगर मैं प्लैनेट की बात करूं तो जो सन के चारों तरफ ये चक्कर काट रहे हैं, और इस चक्कर काटने का जो पाथ है सबका अपना अलग अलग है और कॉमन है, तो उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, इस पाथ को, इस रास्ते को जो चक्कर काट रहे हैं। और ये चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवॉल्विंग। एक होता है रोटेशनल, एक होता है रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर रिवोल्यूशन जो वर्ड है वो है ऑर्बिट का, ठीक है। जो ऑर्बिट एक पर्टिकुलर पाथ है, जैसे अर्थ का भी अपना एक ऑर्बिट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन करना, रिवॉल्व करता है। और रोटेशनल क्या होता है? जब आप अपनी ही एक्सिस में घूमते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो टर्म एक बार इसमें चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, इसमें हमने क्या चर्चा करनी है, एक होता है जैसे अर्थ मैंने ले लिया एक प्लैनेट, और वो सभी प्लैनेट का होता है, चाहे वो आपका मार्स हो, वीनस हो, मरकरी हो। तो ऑब्वियसली अभी मैं अर्थ को ले रहा हूं। तो देखिए, एक होता है आपका रिवोल्यूशन, एक होता है आपका रोटेशन। रोटेशन होता है अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करना, जिसकी वजह से आपको दिखता है डे एंड नाइट। तो हर जगह होगा, डे एंड नाइट तो हर जगह होगा, क्योंकि हम पर्टिकुलरली हमारा जो कंपैरेटिवली जो सन है वो फिक्स है। तो अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो सन की लाइट उसे एक ही फेस में पड़ेगी ना, अदर फेस में क्या होगा, नाइट होगी। तो इसीलिए रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट। और जो रिवोल्यूशन होता है, अगर मैं अर्थ को कंसीडर करूं, तो रिवोल्यूशन में आप देखेंगे पूरा एक ईयर कंप्लीट होता है, ठीक है। और रिवोल्यूशन कहां होता है? एक पाथ पे होता है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखना है। जैसे अर्थ के केस में एक पूरा रिवोल्यूशन, यानी कि पूरा ऑर्बिट को कवर किया जाता है 365 डेज प्लस 6 आवर्स। इसलिए आप देखेंगे कि हर 4 साल बाद, क्योंकि इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं 4 साल में, तो एक 24 आवर्स आ गया। और 24 आवर्स का मतलब ये होता है पूरा एक दिन, 1 डे। इसीलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, जिसमें 366 डेज हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा डे जोड़ा जाता है। और कहाँ जोड़ा जाता है? फरवरी 29 में, यानी कि फरवरी के माह में जोड़ा जाता है। फरवरी जनरली 28 जाता है, तो इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। इसीलिए जो भी लीप ईयर होता है उसमें फरवरी कितना जाता है, 29। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं,
जो सन है, मून है, ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल। ठीक है, जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज, राइट, जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे इसको ये भी कहा जाता है, जैसे कोई पूछेगा सर मैं भगवान को सेलेस्टियल बॉडी कह सकता हूँ? देखिए सिंपल सी बात है, अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, उससे बाहर कोई भी है, उससे बाहर कोई भी है, यानी कि स्वर्ग, उसको हम स्वर्ग, हेवन कह देते हैं। तो वहां पर जो भी है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। और भगवान भी हमारे लिए यही है, बाकी भगवान जो है वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से हम भगवान को भी एक सेलेस्टियल बॉडी कह सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे ग्रह हैं, जब एस्ट्रोलॉजी में आप जानते हैं तो ग्रहों को भगवान का दर्जा दिया गया है, राइट। तो इसीलिए अगर मैं सैटेलाइट्स को सेलेस्टियल बॉडी कह सकता हूँ और एस्ट्रोलॉजी में मैं जाऊँ तो इन्हीं प्लैनेट्स को मैं भगवान का दर्जा देता हूँ। तो इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जो सेलेस्टियल बॉडी है वो भगवान भी हो सकते हैं। तो भगवान को आप क्या कह सकते हैं? सेलेस्टियल बॉडी, राइट। और जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है वो क्या है आपकी? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है आपकी? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, द साइज ऑफ सोलर सिस्टम हैज बीन एस्टिमेटेड टू अबाउट 10 to the power 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू क्या है? ये एक यूनिट है जो एक डिस्टेंस को मेजर करती है। अब देखिए, जब आप सोलर सिस्टम की बात करते हैं, जब आप यूनिवर्स की बात करने लगते हैं, है ना, जब आप प्लेनेट के बीच में गैप की बात करने लगते हैं, ठीक है, तो जब इस लेवल की आप बात करते हैं तो इसमें किलोमीटर वाइज हम कम से कम कंसीडर करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी है, ठीक है। तो इसमें हम जो यूनिट कंसीडर करते हैं वो है आपकी एयू। एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस हो गया, ये यूनिट हो गया, ठीक है। अब देखिए 8 प्लैनेट है हमारे, ठीक है, जैसे मैंने बताया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये हमें अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। एक फिक्स्ड इनका पाथ है, इलेप्टिकल फॉर्म में होता है, वो इलेप्टिकल कुछ इस तरह का होता है, राइट, इस तरह का होता है। और ये कहलाता है, ये पाथ कहलाता है ऑर्बिट। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो रिवोल्यूशन होता है वो किस में होता है? ऑर्बिट में होता है। रिवोल्यूशन आपका ऑर्बिट में होता है और रोटेशन आपका एक्सिस में होता है, खुद के जो प्लैनेट का एक्सिस है। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट बना है, हम जानते हैं। पहले प्लूटो एक प्लैनेट माना जाता था, पर इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने आपसे पूछा है कि ये इसको ड्वार्फ प्लैनेट की उपाधि कब दी गई। और जो लाइट ईयर है ये भी यूनिट है जो अभी एक लेंथ नापती है किसकी? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की, ठीक है, जिसे मैंने एयू भी बोला था, राइट। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सन की, जो बिल्कुल बीच में है। देखिए पुराने समय में क्या था, जब मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ, उस समय भी लोग लिखते थे, हिस्टोरियन थे, रिसर्चर थे, और बिलीव मी जो उन्होंने लिखा था, चाहे उस समय वो प्रूव नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, पर जो भी उन्होंने लिखा था आज वो हमें सही दिखता है। तो उस समय सोचिए लोगों को ये पता चल गया था कि जो सन है वो बीच में है, क्योंकि बहुत पुराने समय में तो ये माना जाता था कि अर्थ बीच में है और सन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, क्योंकि देखिए दिखता यही है। और ऑब्वियसली इंसान की आदत है, जो उसे दिखेगा उसी पे वो बिलीव करेगा, ठीक है, जिसे हम एम्पेरिकल अप्रोच कहते हैं। एम्पेरिकल अप्रोच क्या होती है? जिसे हम साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं, यानी कि जो आपके सेंसेस हैं, जो आपके सेंसेस महसूस करेंगे वही तो आप मानेंगे। तो देखिए आप अर्थ में हैं, आप और मैं अर्थ में, तो हम हमेशा कहते हैं कि सूरज जो उगता है वो पूरब से उगता है। ये हमारी वर्डिंग रहती है ना, क्योंकि हमें लगता है सूरज ट्रैवल कर रहा है, पूरब से उग रहा है और वेस्ट में गिर रहा है। डॉन कहाँ है हमारा? ईस्ट पे। डस्ट कहाँ है? वेस्ट पे। ये हमारा मानना है, क्योंकि हमें यही दिखता है। पर एग्जैक्टली क्या है? ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अर्थ चारों तरफ चक्कर काट रही है और सूरज तो स्टेबल है, राइट, सन क्या स्टेबल है। तो व्हाट आई मीन टू से, उस समय देखिए, आज तो हमारे पास सैटेलाइट है, हमें सब पता रहता है, पर उस समय सोचिए लोगों को ये पता चल गया था। आप समझ सकते हैं किस तरह का उनका लेवल था सोचने का, राइट। तो याद रखिएगा, सूरज जो है सन में है, माफ कीजिएगा, सूरज जो है वो सेंटर पे है, और कहीं ना कहीं अल्टीमेट सोर्स है हमारा हीट और लाइट का, राइट। हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है। अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अगर खाना बनाता है तो फोटो क्या है? फोटो सन ही तो है, सन का रेडिएशन है। और अगर सन का रेडिएशन ना मिले किसी भी फ्लोरा को, फ्लोरा मतलब वनस्पति को, तो क्या होगा? क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। और आपका फूड साइकिल पूरा चेंज हो जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा फूड साइकिल, तो दुनिया का अंत हो जाएगा। तो अल्टीमेट सोर्स क्या है? आपका सन। और ये अर्थ से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। और इसकी जो रोशनी पड़ती है सन से अर्थ तक कितना टाइम लगाती है? 8.5 मिनट है। इसको 8.3 भी कहते हैं, 8.3 मिनट्स भी कहते हैं, ठीक है। मोटा मोटा ये 8.3 मिनट सही है, ठीक है। 8.5 तो ज़्यादा हो गया है, तो याद रखिएगा 8.3 वो निकाल भी सकते हैं आप। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड ऑफ अ लाइट आपको पता है, स्पीड ऑफ अ लाइट आपको पता है, तो ऑब्वियसली आप क्या निकाल सकते हैं कि टाइम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सन का देखिए, जो इसका जो गैसेस प्रेजेंट हैं, जो कहीं ना कहीं इसके लिए फ्यूल का भी काम करती हैं, क्योंकि इसमें होता है फ्यूजन। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आप देख रहे होंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें, इसीलिए इसकी एनर्जी इतनी वास्ट है, राइट, जिसका हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई प्लैनेट इस्तेमाल कर रहा है। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इसकी मेन गैसेस हैं, ये बात आपने याद रखनी है।
ठीक है, और इसका एक इसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो है आपका फोटोस्फेयर। अब देखिए फोटोस्फेयर देखने का सबसे बढ़िया तरीका ये देखिए, ये है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर आपको दिख रहा होगा, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, ठीक है, ये आपकी क्रोमोस्फेयर कहलाती है। इसके अंदर वाली जो लेयर है वो है फोटोस्फेयर, याद रखिएगा ये बात। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये देखिए ये है आपका फोटोस्फेयर। तो यहां पर क्या लिखा है, अ बाउंड्री बिटवीन द सन इंटीरियर। अब देखिए सन का इंटीरियर ये है इंटीरियर, ये है एक्सटीरियर, तो इसके बीच का देखो बाउंड्री जो है, तो बाउंड्री बिटवीन द सन इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द फोटोस्फेयर। आपको समझ में आ गया होगा, ये है बीच वाला फोटोस्फेयर। इट इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन, ये दिखता है, ये विजिबल है, विजिबल सरफेस है। और जो कोर है, अब कोर तो देखिए बीचों बीच में है, ये कोर इज द सेंटर ऑफ द सन एंड इट इज द हॉटेस्ट रीजन। ऑब्वियसली कोर है ना, प्रेशर है उस पर, तो हॉटेस्ट तो होगा। और यहाँ पर इतना कोर, इतना प्रेशर की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन नहीं होता है, फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, आपसे कभी पूछा जाएगा फ्यूजन होता है या फ्यूजन होता है, तो यू विल से फ्यूजन होता है, ठीक है। और ये फ्यूजन क्या देता है, ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज करेगा, तो सन को पावर देगा, राइट। और सन सभी को पावर देता है। आउटर लेयर देखो इसकी कोरोना है। कोरोना क्या है, ये असल में एक आउटर गैसेस है, ठीक है। ये जो दिख रहा होगा आपको धीरे धीरे, ये हल्का सा गैसेस टाइप की। अब इसको देखने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें आप ग्रहण लगा लो, चंद्रमा बीच में डाल दो इसमें, ठीक है, ऐसे मून का ग्रहण लगा लो, ठीक है। अब इमेजिन करो ये सारा मैंने काला कर दिया, सारा इमेजिन करिए काला कर दिया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर मुझे ये दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये हल्का हल्का ब्राइट, हल्का हल्का दिखेगा, तो इसी को हम कहते हैं कोरोना। इसी को क्या कहते हैं, कोरोना। तो कोरोना क्या है, एक आउटर लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर है, जो एक थिन हॉट गैसेस से बनी हुई है, ठीक है। और ये विजिबल तभी होता है जब इसमें क्या लगता है, ग्रहण लगता है, ठीक है, टोटल एक्लिप्स लग जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आप इसको सन को वैसा देखना चाहोगे, देखो नेकेड आइज से तो आप देख नहीं पाओगे, पर अगर आप शेड्स लगा के देखते हो तो ऑब्वियसली बीच वाला पार्ट में काफी ज्यादा लाइट है। तो बीच वाला पार्ट में काफी लाइट होने के कारण जो आसपास की ये थिन लेयर है, जिसमें हल्की फुल्की लाइट है कंपैरेटिवली, तो वो आप नहीं देख पाएंगे। तो देखने का तरीका एक ही है कि मेन लाइट को आप ऑफ कर दीजिए, यानी कि ग्रहण लगा दीजिए, तब आपको ये दिखेगा। तो कोरोना विजिबल कब होता है, जब इसमें क्या लगता है, एक्लिप्स, ठीक है। और सरखर जो सरफेस टेम्परेचर है सन का, वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस का, राइट। और इसका जो टेम्परेचर है एट द सेंटर, वो तो आप देख लीजिए 1.5 इंटू 10⁻⁷ केल्विन का, इमेजिन करिए, राइट। सरफेस का ही टेम्परेचर आप इमेजिन करिए, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप मुझे बताइए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध क्या है। क्या इसका कोई फॉर्मूला है कि अगर मुझे कोई फ़ारेनहाइट गिवन है, जैसे टेकन इज 1990 फ़ारेनहाइट मुझे पता है, तो क्या मैं सेल्सियस निकाल सकता हूँ? अगर हाँ तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए जो प्लैनेट है हमारे, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको छोटा आकार दिख रहा होगा इतने प्लैनेट पे, अंदर के 4 हैं ये, और ये आपको बाहर के 4 दिख रहे हैं, ठीक है। तो अंदर के 4 इतने छोटे क्यों हैं, क्योंकि ज़्यादातर रॉक्स के बने हैं। किसके बने हैं? ज़्यादातर रॉक्स के बने हैं। और ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, और कहीं ना कहीं अब डेंसिटी काफ़ी अच्छी है, रॉक्स के बने हैं, तो ऑब्वियसली इनका जो वॉल्यूम है, जो इनका साइज़ है, वो उतना नहीं दिखेगा आपको, वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम दिखेगा, कंपैरेटिवली किससे, बाहर वालों से। और जो बाहर वाले हैं ये बने हुए हैं गैसेस के। किसके बने हैं? गैसेस के। आप जानते हैं गैसेस में डेंसिटी आपकी बहुत कम है, ऑब्वियसली डेंसिटी कम होने की वजह से क्या है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, इसीलिए बाहर के प्लैनेट आपको क्या दिखते हैं, काफ़ी बड़े। तो इंटीरियर प्लैनेट, जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, इंटीरियर वाले प्लैनेट क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या इनको आप रॉकी प्लैनेट भी कह सकते हैं। अभी मैंने बताया था रॉक से बने हुए हैं। और जो आउटर प्लैनेट है, ये किसके बने हुए हैं, ये गैसेस से बने हैं, तो इनको गैसेस प्लैनेट भी कहा जाता है, या आउटर प्लैनेट। और इसमें शुरुआत कहाँ से होती है? जुपिटर से। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इनर वाले और आउटर वाले। इनर वाले रॉकी प्लैनेट्स, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी आप इनसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं। और बाहर वाले हैं आपके आउटर प्लैनेट, जिन्हें आप क्या कहते हैं, गैसियस प्लैनेट। और साइज बड़ा होता है आउटर का, राइट। चलिए अब हम जानते हैं, पहले मैंने कहा था हमारे 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि प्लूटो कब हटाया गया, आप बताइएगा, क्योंकि अब वो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया है। तो जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो एक फिक्स पाथ में जाते हैं। फिक्स पाथ मैंने बता दिया था, ये ऑर्बिट है, और इसी में ये लोग क्या करते हैं, अपना रिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। और जो नाइट प्लैनेट है, इसकी अभी डिस्कवर हुआ है रिसेंटली, इसको हम काल्ला कहते हैं। तो देखिए इस तरह से डिस्कवरी होती रहती है, तो आपने अपने करंट को बनाकर रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कार्ला है क्या, कार्ला है क्या, ये एक नाइट प्लैनेट है, ये नाम किसने दिया, नासा ने दिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो अब हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आता है मरकरी, ठीक है, सबसे पहले आता है मरकरी। एक इसका शॉर्टकट भी है याद करने के लिए, जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। याद करने का तरीका है, एक सेकेंड, याद करने का तरीका है, माई very educated mother just shown us 9 planets, ठीक है। तो एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लैनेट, प्लूटो, सॉरी, अब प्लूटो आप पता है इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट। तो
तो अभी कितने हो गए, 4 हो गए। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है, मरकरी। ठीक है, अब देखिए यहीं पर मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, यहीं पर हम देखेंगे जैसे ये सन है, सन के सबसे ज्यादा करीब कौन सा है, मरकरी, और फिर है आपका वीनस, फिर है आपका अर्थ, राइट, ये हमने देखा। और याद रखिएगा ऑब्वियसली लॉजिक तो ये कहता है कि सन के जो जितना करीब होगा वो उतना गर्म होगा, तो हॉटेस्ट प्लैनेट होना चाहिए हमारा मरकरी, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस। अब ऐसा क्यों है, देखिए सबसे पहला कारण है कि मरकरी के पास अपना जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो इसके पास अपनी ओजोन लेयर भी नहीं होगी ऑब्वियसली, राइट। जैसे कि अगर अर्थ की बात करूं तो ओजोन लेयर हमें कहां दिखती है, वो दिखती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में दिखती है। डोंट वरी, हम सब पढ़ने वाले हैं, फिलहाल इतना याद रखेंगे। ओजोन लेयर कहां दिखती है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में दिखती है। और वीनस के पास अपना एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है तो ऑब्वियसली उसके पास अपना ओजोन लेयर है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, देखिए मरकरी और वीनस को जरा समझना है, और मैंने ये भी बता दिया कि मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। अब देखिए क्या है, अगर मैं दिन की बात करूं, जैसे दिन का एक टाइम ले लेता हूं मैं 1300, यानी कि 1 PM मैंने एक टाइम लिया, 1 PM एक टाइम ले लिया, जिसे हम 1300 भी कह सकते हैं। और मैं देख रहा हूं कि 1300 पे वीनस और मरकरी में क्या टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर मरकरी का ज्यादा होगा, क्योंकि वो सन के ज्यादा करीब है, रेडिएशन ज्यादा उसे पड़ रहे हैं। पर वहीं पर मैं अगर इसको देखूं 1 AM, ठीक है, यानी कि 01, यानी कि 1 AM रात का समय, तो रात को आपको क्या दिखेगा, वीनस जो है, वीनस और मरकरी ज्यादा गर्म कौन सा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा गर्म होगा वीनस, क्योंकि इसके पास अपना एटमॉस्फेयर है। जब एटमॉस्फेयर होता है तो वो क्या करता है, हीट को, जो सन की लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, उसको ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर और रात को रिलीज करता है। तो इवेंचुअली क्या है कि दिन का टेम्परेचर तो नो डाउट हमारा मरकरी का ज्यादा है, पर रात का टेम्परेचर वीनस का ज्यादा है। तो अगर आप साल भर का टेम्परेचर निकालेंगे तो साल भर का आपको जब टेम्परेचर निकलेगा, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, किसमें, मरकरी में, दिन में बहुत गर्म, रात को ठंडा, इस तरह का हिसाब है। और यहाँ पर क्या है, दिन में भी गर्म है और रात को भी गर्म है कंपैरेटिवली मरकरी के। तो इसलिए इवेंचुअली हमें दिखता है कि अगर मैं दिन रात का मिलाकर और पूरे साल भर का निकालूं तो मुझे समझ में आता है कि टेम्परेचर ज्यादा किसका है, वीनस का, वीनस का टेम्परेचर ज्यादा है मरकरी से। तो इवेंचुअली इसलिए हम कहते हैं कि जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, वीनस है, मरकरी नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट, ये बात याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है, सबसे नियरेस्ट कौन सा है आपका, मरकरी है, सबसे नियरेस्ट कौन सा है, मरकरी है, एक सेकंड, हाँ, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, नो सैटेलाइट, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। जैसे भारत की जो, भारत मतलब माफ कीजिएगा, मैं अर्थ को हमेशा भारत कह देता हूँ। अर्थ जो है, अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है आपकी मून, ठीक है। एक तो मैनमेड सैटेलाइट होती है, पर नेचुरल सैटेलाइट की बात की जाए तो कौन है, मून। और इसके पास कोई भी अपनी नो सैटेलाइट है, नो नेचुरल सैटेलाइट है। और इसका जो रोटेशन है, रोटेशन मैंने बताया है, जब आप अपनी ही एक्सेस में घूमते हैं तो उसे रोटेशन कहते हैं। जैसे अर्थ को देखेंगे तो डे एंड नाइट होता है, तो वैसे इसका जो रोटेशन है ये है 58.65 अर्थ डे के हिसाब से, ठीक है। जैसे हमारा 24 घंटे का होता है रोटेशन, हमारा 24 घंटे का रोटेशन होता है, 24 घंटे में हम पूरा रोटेट कर जाते हैं अर्थ के हिसाब से। पर इसका देखिए अर्थ के लगभग 58.65 अर्थ डेज में इसका एक रोटेशन होता है, ठीक है। और इसका जो रिवोल्यूशन है वो है 88 अर्थ डेज। हमारा जो रोटेशन है वो लगभग 365 डेज प्लस 6 आवर्स का है, पूरा रिवोल्यूशन जो हमारा कंप्लीट होता है। पर इसका कितना है, 88 अर्थ डे। ऑब्वियसली होना ही है क्योंकि नजदीक है, सन के नजदीक है, सन के नजदीक है, तो रेडियस कम है, और रेडियस कम होगा तो ऑब्वियसली इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कम आएगा, तो ऑर्बिट ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट होगा, तो ये होना है। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञान सागर के कुछ अचीवमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ, राइट। अब देखिए ये क्यों आपके सामने है, देखिए सबसे पहले होता है आप कुछ भी करना चाहते हैं, फिलोसफी कहती है आपकी सोच बहुत जरूरी होती है, आइडियोलॉजी। आई नो जो मोटिवेशन होता है वो एक्सटीरियर लॉन्ग टर्म नहीं होता है, इंटीरियर ही लॉन्ग टर्म होता है, पर हमें शॉर्ट टर्म मोटिवेशन चाहिए होता है कि हमारा इंटरनल मोटिवेशन जो लॉन्ग टर्म है वो बूस्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप अपनी पिक्चर चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप हमें जुड़िए, क्योंकि हमारे अचीवमेंट आप देख पा रहे होंगे, तो हमसे आप जुड़िए, राइट। और डोंट वरी, आप ये कहीं ना कहीं इस लेवल में आप अपनी फोटो यहाँ देख पाएंगे, राइट। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपना शिक्षा जो है, ऑब्वियसली कॉलेज में भी आपको पढ़ाया जाता है, पर इंस्टीट्यूशन इसलिए चलते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन आपको कुछ एक्स्ट्रा देता है, राइट। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरह से साफ सुथरा माहौल आपको दिखता है, आप कभी आइए। और यहाँ पर आप नंबर देख पा रहे होंगे, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है वो आपसे की जा सकती है। और देखिए एडवांस प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाते हैं, डेली करंट अफेयर क्लासेस होती है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल होता है, टॉप एक्सपीरियंस फैकल्टी होता है। जैसे आप देख लीजिए मैंने कितनी बार मेंस लिखा है, मैंने 2 बार मेंस लिख चुका हूँ, राइट। मैंने पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आपको फैकल्टी यहाँ पर लिया जाता है, फैकल्टी को, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी आपको पढ़ा रही होती है, राइट।
अब देखिए मरकरी की बात करें, यहाँ पे देखिए सनलाइट कितना टाइम लेती है, 3.2 मिनट। जैसे अर्थ का मैंने बताया था, अगर सन से अर्थ में सनलाइट आती है तो वो 8.3 मिनट्स माना जाता है। ऑब्वियसली ये रेडियस मरकरी का कम है तो टाइम ट्रेवल कम हो जाएगा सनलाइट का, राइट। और ये आपने याद रखना है डेटा। देखिए ऑलरेडी मैंने रेड से मार्क किया है तो आपको याद रखना है। मरकरी के पास नो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके पास ओजोन भी नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला था कि इसमें होता क्या है कि इवेंचुअली इस लैकिंग की वजह से, इस एटमॉस्फेयर की लैकिंग की वजह से जो हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट बन जाता है वो कौन सा बन जाता है, वीनस, राइट। और ऑब्वियसली अगर आप मरकरी में अगर जाते भी हैं तो हार्मफुल रेडिएशन जो होती है, जिसको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, जो रोकती है ओजोन लेयर, आपको बताइए अर्थ में ऊपर एटमॉस्फेयर में ही हमारे हार्मफुल रेडिएशन को रोकता है कौन, ओजोन लेयर। इसीलिए हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो यास ऑब्वियसली यहाँ पर सर्वाइवल तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। काफी कारण है और एक कारण तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी ओजोन लेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है इसमें, राइट। दूसरा है आपका वीनस। वीनस को हम सेकंड प्लैनेट बोलेंगे डिस्टेंस के हिसाब से, पहला मरकरी फिर वीनस। और वीनस जो है वो अर्थ के सबसे करीब है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर। अब क्वेश्चन ये है कि अर्थ के करीब वीनस ज्यादा है या जुपिटर? तो ऑब्वियसली अर्थ के ज्यादा करीब कौन है? माफ कीजिए, जुपिटर नहीं आएगा, मार्स आएगा। माई वेरी एडुकेटेड मजर, ठीक है, मार्स आएगा, माफ कीजिएगा। तो अर्थ के करीब वीनस है या मार्स है? तो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली वीनस ज्यादा करीब है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी, ठीक है। और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसीलिए इसको आप देखिएगा कि इसको कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। अभी आपको आगे दिखेगा। वीनस हैज नो मून नो और सैटेलाइट, इसमें कोई भी मून नहीं है, कोई भी इसमें सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। और रोटेशन इसका जो है वो अनयूजुअल है, तो इसीलिए इसको कहना बड़ा मुश्किल है कि रोटेशन क्या है इसका। और रोटेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस इतने ध्यान देने वाली बात है। मेनली जो रोटेशन है प्लैनेट्स का वो वेस्ट टू ईस्ट है, राइट। एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बोला जो प्लैनेट्स का रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। जनरली क्या है, जनरली प्लैनेट का रोटेशन क्या है, वेस्ट से ईस्ट। पर हमें दो ही प्लैनेट ऐसे दिखते हैं, वो है आपका वीनस एंड यूरेनस। वीनस, वी से वीनस, यू से यूरेनस, जहां पर रोटेशन हमें क्या दिखता है, ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए इसके पीछे, अब मैंने फिर बोला आपको ब्रह्मांड को समझना है तो एजम्पशन ही होंगे, राइट, बहुत। और एजम्पशन हमारा लॉजिकल बेस होने चाहिए। तो ये माना जाता है कि एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी, यानी कि कुछ मास था, उसमें ब्लास्ट हुआ तो काफी चीजें उसमें, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बाहर आए, तो यही हमारे प्लैनेट बने हैं, देखें। और जब देखिए अब इन दोनों को मैं ले रहा हूँ, ये जब बाहर आए तो ऑब्वियसली रोटेशन सेम था, क्योंकि ये कॉमन से बाहर आए हैं तो रोटेशन सेम है। पर अगर रोटेशन सेम है तो बाहर आके रोटेशन अलग अलग कैसे हो गया? इसके पीछे रीजन ये है। टेक एन एग्जांपल, ये एक्सिस है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और रोटेशन जनरली क्या है, वेस्ट से ईस्ट। पर यही चीज उल्टा कर दो, ये गलती से उल्टा घूम गया है, मतलब ऊपर साउथ आ गया, नीचे नॉर्थ आ गया, तो यही रोटेशन अब ईस्ट से क्या हो जाएगा, वेस्ट। यानी कि ये उल्टा हो जाए, नॉर्थ का साउथ हो जाए और साउथ का नॉर्थ हो जाए, तो ये रोटेशन उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा बिल्कुल उल्टा। तो यही थ्योरी इसमें मानी जाती है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो हमारे जो वीनस और यूरेनस है वो उल्टे हो गए हैं, तो इसीलिए इनका रोटेशन क्या है, ईस्ट से वेस्ट, नहीं तो क्या है, वेस्ट से ईस्ट। ओके, आगे क्या है, हमें क्या डेटा मिलता है? वीनस और यूरेनस मैंने बता ही दिया था, इनका जो डायरेक्शन है वो है उल्टा, ईस्ट से वेस्ट। बाकी अर्थ है, ठीक है, मरकरी है, जो भी है, बाकी जुपिटर है, इनका जो रोटेशन है वो क्या है, वेस्ट से ईस्ट। और ये पूरा वन रोटेशन कंप्लीट करता है 243 डेज में। 243, आप सोचिए कितना ग्रेजुअल है, कितना स्लो है ये, ठीक है। जैसे अर्थ पूरा अपना रोटेशन कब करता है, 24 आवर्स में लगभग, 24 आवर्स में लगभग, ठीक है। पर ये देखिए इसलिए इसे कहा जाता है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे लॉन्गेस्ट डे, इमेजिन करिए, राइट। तो अर्थ का तो मोटा मोटा आप लेके चलिए, उन्होंने अर्थ ने तो 360 डेज 180, यानी कि अर्थ का लगभग लेके चलिए कि 75% पूरा साल निकल गया, तब जाके इनका पूरा एक दिन हो रहा है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डे कहाँ होता है आपका, वीनस में। और इसका जो रोटेशन है वो अनयूजुअल है, बहुत स्लो है, ठीक है। और इसका जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन मैंने बताया था, पूरा चक्कर काटना ऑर्बिट में, वो कितना है, 22.4.7 अर्थ रेट, यानी कि अर्थ कितना लेती है, 365.6 आवर्स। और इसका कंपेरेटिवली कम है, तो इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया कि वीनस पहले आती है ना। अगर सन को देखा जाए, सन से डिस्टेंस देखी जाए तो वीनस पहले आएगी, अर्थ बाद में आएगी। तो वीनस का ऑब्वियसली रेडियस कम है, तो रेडियस कम होने की वजह से जो सर्कमफेरेंस है, जो ऑर्बिट है, वो शॉर्ट है, तो ऑब्वियसली ये कम लेगा, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। पर डेज की बात की जाए तो वीनस का काफी लंबा डे है, लॉन्गेस्ट डे। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, अवे फ्रॉम द सन। ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं अर्थ के ट्विन भी कही जाता है इसे। अब वीनस को क्या कहा जाता है, अर्थ का ट्विन, जुड़वा। क्यों? क्योंकि साइज और शेप बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। और इसको अर्थ का सिस्टर भी कहा गया है, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, किसको, वीनस को। और इसको इवनिंग स्टार भी कहा गया, जैसे मैंने आपको बताया था, इवनिंग स्टार कहा जाता है इसे, या इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी चमक काफी है, राइट। और ये हॉटर देन मरकरी है, वो मैंने बता दिया था। मरकरी में लैकिंग है एटमॉस्फेयर की, ब्लैंकेट की, उसमें लैकिंग है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो इसीलिए हॉटेस्ट है ये। और वीनस के पास एटमॉस्फेयर है, इसीलिए मैंने कहा ये हॉटेस्ट है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है इसके एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो हीट को सबसे ज़्यादा ट्रैप करता है, और ट्रैप करेगा तो रेडिएट भी करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे आज के समय में, आप देखते हैं हम कार्बन एमिशन से बहुत डर रहे हैं, राइट। जितना ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा उतनी गर्मी बढ़ेगी और उतने हमारे ग्लेशियर मेल्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। और सनलाइट जो यहाँ टाइम लेती है, कितना लेती है, 6 मिनट। जैसे अर्थ में मैंने क्या बताया था, 8.3 मिनट्स के आसपास, तो यहाँ पर कितना है, 6 मिनट, राइट। ऑब्वियसली क्योंकि टाइम पीरियड वो रेडियस कम है इसीलिए हो रहा है, राइट। आगे देखते हैं। अब आ जाओ अर्थ में, हमारी अर्थ। तो अर्थ का जरा देखते हैं क्या है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है ये सन के, नो डाउट। पहला क्या है, मरकरी, फिर है वीनस, फिर है सन। और साइज के हिसाब से देखें तो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारा अर्थ। और ये परपेंडिकुलर नहीं है अपने ऑर्बिट में। देखिए ये है ना, अपने रोटेशन में, सॉरी, अपने रोटेशन में परपेंडिकुलर नहीं है। ये अपने रोटेशन में ये हो गया एकदम परपेंडिकुलर। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं। इसमें एंगल है, इसमें कुछ इस तरह का एंगल है, राइट। ये एंगल है। तो अगर सीधी लाइन खींचूं तो ये वाला झुकाव हम देखेंगे 23.5 का है, और ये वाला एंगल देखेंगे तो 66.5 का। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है कि इसमें जो टिल्टेड है, इसका जो झुकाव है वो 23.5 है, और इसमें जो एंगल बनता है वो 66.5 बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 23.5 लिखना है या 66.5 लिखना है। तो याद रखेगा 23.5 इसमें टिल्ट है, झुका हुआ है, और एंगल कितना बनता है, 66.5, क्योंकि जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और जो टिल्ट है इसी के कारण हमारे अर्थ में सीजन्स होते हैं, ठीक है। मुख्यतः हमारे 3 सीजन हमें दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है हमारे एक तरह का, आप समझ लीजिए प्री समर, यानी कि समर ही समझ लीजिए। समर हो गया, मानसून हो गया, और आपका विंटर हो गया। अब प्री समर मैंने क्यों कहा, क्योंकि पॉलिटी में अगर आप जाते हैं, पॉलिटी में आपके बजट होते हैं। तो बजट एक होता है आपका फरवरी मार्च के समय पे होता है, मार्च फरवरी मार्च, पहले तो मार्च में होता था, फरवरी में हो गया। तो मार्च को मैं एक प्री समर कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है। फिर आपको पता है मानसून बजट होता है, फिर एक विंटर बजट होता है। तो देखिए मौसम सीजन के हिसाब से हमारे बजट भी होते हैं। तो इसीलिए जो सीजन है हमारे, खासकर समर, मानसून, विंटर, बीच में ऑटम और स्प्रिंग भी है। तो ये जो सीजन्स हैं वो क्यों हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ द टिल्ट। अगर टिल्ट नहीं होता तो ऑब्वियसली मौसम नहीं होते। वो हम आगे चर्चा करेंगे जब मैं आपको ITCZ ट्रेड विंड्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो रोटेशन है अर्थ का वो है वेस्ट टू ईस्ट। मैंने पहले ही बताया था आपको, वीनस और यूरेनस को छोड़कर सभी प्लैनेट का रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए हम कहते हैं जो सूरज निकलता है वो कहाँ से निकलता है, पूरब से। डॉन पूरब में होता है, डस्क कहाँ होता है, पश्चिम में, ठीक है। सूर्योदय पूरब, सूर्यास्त पश्चिम। और इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर कंटेंट, ठीक है। और इसमें एक ही एक इसकी नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, ठीक है। मून नेचुरल सैटेलाइट है इसकी, मून, ठीक है। और अर्थ टेक कितना रोटेशन में, कितना माफ कीजिएगा, रिवोल्यूशन में कितना समय लेता है, 365.25 डेज। अब 25 डेज जैसे मैंने बताया था, एक डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। और 0.25 को यानी कि 1/4 हो गया, तो 1/4 का मतलब ये 6 आवर्स। तो मैं आपको बता रहा था कि जो अर्थ है वो जो पूरा चक्कर काटती है वो 365 दिन और लगभग 6 घंटे के आसपास होता है। इसीलिए हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम लीप ईयर बनाते हैं, ठीक है। और इसका रोटेशन जो है 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड है, ठीक है। एग्जैक्ट 24 आवर्स नहीं है, ठीक है, रोटेशन का, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो लाइट पहुंचती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 8.3 मिनट में पहुंचती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। और इसमें हमारे प्रोटेक्टेड लेयर है जो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पर है, मैंने आपको पहले बताया था, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आपको दिख रहा होगा ओजोन। ये क्या करता है, जो हार्मफुल रेडिएशन होता है उसको ट्रैप करता है, उसको रेडिएट बैक कर देता है। रेडिएशन भी करेगा, ट्रैप करेगा तो रेडिएट भी तो करेगा, बाहर फेंकेगा। अगर ये ओजोन यहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा मानते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अच्छा रेडिएशन है उसको भी ट्रैप कर देगा और फिर रिलीज भी करेगा। तो इवेंचुअली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए ओजोन का नीचे एटमॉस्फेयर में होना, यानी कि जो ये हमारी सरफेस है, सरफेस पे होना अच्छा नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर प्लेस है जो है स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, इसमें होना जायज़ है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि सही समय पर और सही स्थान पे होना बहुत जरूरी है, तभी कोई कार्य सही होता है। समझ रहे बात, ज्योग्राफी में बहुत कुछ सिखाती है। आगे देखते हैं। मार्स देख लीजिए। मार्स तो बहुत आसान है, क्योंकि भैया 4th नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर आपका मार्स, ठीक है। और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये। और कहीं ना कहीं ये भी याद रखिएगा, इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भैया इसमें आयरन ऑक्साइड बड़ी प्रचुर मात्रा में है, काफी एक्सेस वे में है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और इनमें सिमिलरिटी क्या है, कभी आप मार्स में उतरे और मार्स में आप घूम रहे हैं तो आपको दिखेगा अर्थ जैसा ही लैंड मासेस दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे, इस तरह का दिखेगा, ठीक है। और इसमें भी देखिए सिमिलरिटी है। इसका जो रोटेशन है अर्थ का हमने देखा लगभग 24 आवर्स का, इसका भी लगभग 24 आवर्स का ही है। इसका थोड़ा ज्यादा है, पर कितना है, 24 आवर 37 मिनट, राइट। और यहाँ पर आप देखिए ये जो इसका रिवोल्यूशन है, अर्थ का रिवोल्यूशन 365 6 आवर्स है, पर इसका रिवोल्यूशन कितना है, 687 डेज का। ऑब्वियसली ऑर्बिट क्योंकि अर्थ से भी बाहर है, तो रेडियस बड़ा है तो ऑर्बिट भी बड़ा है, तो बड़ा तो लेगा ही। और इसके पास अपनी 2 सैटेलाइट्स हैं, कौन कौन सी हैं, फोबोस और डेमोस। तो याद रखिएगा मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डेमोस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा। इसका जो नेक्स्ट सेशन है, ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले जो हमारे 4 प्लैनेट थे जो ज़्यादातर रॉकी बने हुए हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, उसमें हमने चर्चा करी है। अब जो बाहर के 4 प्लैनेट हैं जो एक गैसियस प्लैनेट हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आ रहा होगा, और बने रहिएगा, इसको फॉलो करिएगा, राइट। और अगर आपको लगता है आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं, वो हिस्ट्री जो है, मैं हिस्ट्री जो है ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, और साथ साथ में उनकी ज्योग्राफी यहाँ भी तैयार हो रही है, क्योंकि आपको पता है एसएससी ने कैलेंडर रिलीज कर दिया है, तो जून में आपके पेपर है, तो समय तो कम है, पर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप लोग कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आ सकते हैं, हिस्ट्री के लेक्चर वहाँ देख सकते हैं, और ज्योग्राफी यहाँ देख सकते हैं, राइट। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, कभी कोरोना फैल जाता है, कभी कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं, और कभी आपने देखा ही होगा कि वॉर की स्थिति है, तो ऑफलाइन कभी कभी हमें ब्रेक में मिलता है, पर ऑनलाइन में ये फायदा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। आज बड़ी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और सस्ती भी हो गई है, तो उसका फायदा ये है कि आप घर बैठे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है वो भी हमें अवेलेबल है। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सिविल से लेकर यूपीएससी से लेकर वनडे से लेकर टीचिंग से लेकर यूजीसी से लेकर सब कुछ कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं करुण ज्ञान सागर के मंच के माध्यम से मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद गाइस।